हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी जो बुक है उसका पहला चैप्टर, जिसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमें आज़ादी मिली उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, उसकी कंडीशन क्या थी, या जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, व्हाट वाज द कंडीशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम देखते हैं एक एक करके। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। 17th सेंचुरी तक भारत जो है पूरे विश्व में एक बहुत अमीर देश के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश ने यहाँ पे 1850 से 1947 तक यहाँ पे रूल किया, और फिर जाकर 15 अगस्त 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला। तो चैप्टर 1 जो है, जिसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की कंडीशन। बच्चों, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। पहले हम बताएंगे कि जब हमें आज़ादी मिली उस समय एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी। दूसरा, हम बताएंगे उस समय जो इंडस्ट्रियल है उसकी कंडीशन क्या थी। तीसरा, भारत का जो फॉरेन ट्रेड है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय भारत का फॉरेन ट्रेड कैसा था। फिर भारत का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है पॉपुलेशन के बारे में, बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में, वो कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड, कम्युनिकेशन, इनकी कंडीशन उस समय कैसी थी। इस चैप्टर में हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे और ये सब मिलकर इंडियन इकोनॉमी को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि बताइए, जब हमें आज़ादी मिली उस समय जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसकी कंडीशन क्या थी। तो पहला पॉइंट है कि जब हमें आज़ादी मिली उस समय जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, वो बहुत ही कम था। जो पैदावार होती थी वो बहुत ही कम थी। उसके रीजन थे, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, हल से जो है खेती की जाती थी, पुराने बीज यूज किए जाते थे, और इरिगेशन फैसिलिटी भी डेवलप नहीं थी, डिपेंडेंसी बारिश पे थी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो थी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन होता है। तो आज के कंपेरेटिवली उस समय जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता था। आज अगर 3000 किलो पर हेक्टेयर हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस समय वो 600 किलो ही था। दूसरा, उस समय जो फार्मिंग है वो बारिश पे डिपेंड करती थी, मॉनसून पे डिपेंड करती थी। अगर अच्छी बारिश हो जाए तो पैदावार अच्छी होती थी, और अगर बेकार बारिश है तो पैदावार भी बेकार होती थी, और ब्रिटिश ने कभी भी इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप नहीं किया इंडिया में। तीसरा पॉइंट, सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह खेती। बच्चों, पहले किसान जो खेती करते थे वो अपने अपने लिए करते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे। किसान को पता नहीं था कि खेती जो है बेचने के लिए भी की जाती है। तो जितनी उनको ज़रूरत होती थी उनके परिवार को, वो उतना ही खेती करते थे। वो नहीं जानते थे कि कैसे जो है फार्मिंग से पैसा कमाया जा सकता है, इसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी। चौथा, जमींदारी सिस्टम। अंग्रेज कभी भी डायरेक्ट किसानों से पैसा नहीं लेते थे। अंग्रेजों ने जो जमींदार थे उनको अपॉइंट कर रखा था। फिर जमींदार क्या करते थे, गरीब किसानों से लगान लेते थे और वही लगान अंग्रेजों को देते थे। अंग्रेजों ने जमींदारों पे जो लगान है वो फिक्स कर रखा था, फिर उनको फ्री कर रखा था कि वो जितना मर्जी चाहे अपनी मर्जी से गरीब किसानों से लगान वसूल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन था जमींदारी सिस्टम का, लैंडलॉर्ड सिस्टम का बहुत बड़ा वो था। तो उस समय बहुत पॉपुलर था जमींदारी सिस्टम। जमींदार कभी भी खेतों में काम नहीं करते थे, बट जो भी प्रोडक्शन होता था उसका वो शेयर लेते थे। इसकी वजह से जो टीलर्स हैं जो खेतों में काम करते हैं और जो लैंडलॉर्ड है उनके बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा उनके बीच में रहता था। पहले जब अंग्रेजों का शासन था भारत में तो उस समय जो खेत थे उनके आकार बड़े छोटे छोटे थे और वो खेत भी इधर उधर बिखरे हुए थे। तो आज़ादी के समय खेतों का साइज बड़ा छोटा था और खेत भी छोटे छोटे टुकड़े भी जो है
इधर उधर किसानों के होते थे, जिससे उनको फार्मिंग करने में बहुत ही डिफिकल्टीज, बहुत ही परेशानी होती थी। लैंडलॉर्ड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदार अपॉइंट किए गए थे और वो परमानेंट ऑनर बना दिए गए थे खेतों के। उन्हें जो है सरकार को फिक्स अमाउंट में लगान देना होता था, बट जमींदार को फ्री कर दिया था कि वो जितना चाहे टीलर से, खेतों में काम करने वाले मजदूरों से लगान ले सकते थे। लेकिन यह जस्टिफाइड रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, इसमें गरीब किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय था। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्यापार के लिए खेती। इसका अर्थ है कि जो क्रॉप है वो बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए। किसानों को फोर्स किया गया, बाध्य किया गया कि वो अपने खेतों में इंडिगो, नील की खेती करें, क्योंकि नील की जरूरत जो है अंग्रेजों को अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जरूरत थी। क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो भारी मात्रा में कपड़ा बनता था, तो कपड़े को रंग करने के लिए उन्हें नील की जरूरत होती थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिस्कस करना है कि जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड और बहुत ही स्टैग्नेशन क्यों था, या फिर जब हमें आज़ादी मिली उस समय जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन करने की क्षमता बहुत ही कम क्यों थी, हमें बताना है। तो पहला है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बैकवर्ड था और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम थी। तो बहुत सारे टीलर्स जो है उनके अपने खेत नहीं थे और जमींदार को अंग्रेजों ने फ्री कर दिया था कि वो जितना चाहे लगान किसानों से, गरीब किसानों से ले सकते थे। इसलिए जो टीलर्स थे वो कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे एग्रीकल्चर में, क्योंकि उन्हें पता था कि पैदावार जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जमींदार लेके चला जाएगा। इसलिए प्रोडक्टिविटी कम थी, किसान जानबूझकर पैदावार ज़्यादा नहीं करते थे। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका अर्थ होता है कि खेती जो की जाती है वो मार्केट में बेचने के लिए की जाती है, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए। किसानों को फोर्स किया गया कि वो अपने खेतों में नील उगाएं, क्योंकि इंग्लैंड में कपड़े को कलर करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नील की ज़रूरत होती थी। नील की खेती करने से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती थी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है नेक्स्ट टाइम वो कम हो जाती थी। तीसरा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लो प्रोडक्टिविटी का। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, किसान क्या करते थे, पुराना और बेकार टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी कल्टीवेशन के लिए। किसान जो है फार्मिंग करते थे बैलों के माध्यम से, और जो बेकार बीज होते हैं उनसे खेती किया करते थे। एग्रीकल्चर जो मशीन है वो पुरानी थी और बैकवर्ड थी, इसलिए प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लो प्रोडक्टिविटी का। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, जब हमें आज़ादी मिली या जब ब्रिटिश रूल था उस समय किसानों के पास जो खेत थे उनका साइज बहुत ही छोटा था और वो खेत छोटे छोटे इधर उधर बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो बनी हुई थी। डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, अच्छी बारिश अगर हो जाती थी तो पैदावार अच्छी होती थी, जबकि अगर बारिश बेकार है, मानसून नहीं आया तो आउटपुट भी बहुत कम होता था। अंग्रेजों ने कभी भी भारत में इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप नहीं किया। सबसिस्टेंस फार्मिंग, किसान जो है प्रोडक्शन करते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो नहीं जानते थे कि किस तरीके से फार्मिंग करके पैसा कमाया जा सकता है, ये तरीका वो नहीं जानते थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बताइए जब हमें आज़ादी मिली उस समय भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, उसकी कंडीशन क्या थी, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स एंड सर्विसेज जहां प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी की कंडीशन भी ठीक नहीं थी अंग्रेजों के शासन के समय। इंडिपेंडेंस के समय जो इंडस्ट्रियल सिचुएशन थी वो कैसे कैसे थी, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जिस समय में आज़ादी मिली उस समय भारत में ज़्यादातर छोटे कारोबारी और छोटी मोटी फैक्ट्रियां होती थी। ब्रिटिश से पहले एसएसआई की जो कंडीशन थी बहुत अच्छी थी। जो भी इन इंडस्ट्री में गुड्स बनाए जाते थे उन्हें पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता था। बट ब्रिटिश रूल के समय एसएसआई खत्म हो गया था। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत के जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उन छोटे व्यापारियों को और छोटे कारखानों को बंद कर दिया था, ताकि उनका माल है वो भारत में बिके।
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जब हमें आज़ादी मिली या जब ब्रिटिश रूल था भारत में, उस समय हम चीनी का एक्सपोर्ट करते थे, स्टील का एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे। तो जो इंडस्ट्री वो वाले गुड्स प्रोड्यूस करती है जिनका एक्सपोर्ट हम करते हैं, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। तो केवल उस समय शुगर, कॉटन और स्टील का ही एक्सपोर्ट किया जाता था, अन्य देशों को बेचा जाता था। ड्यूल पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब है कि जब इंडियन इकोनॉमी को आज़ादी मिली ब्रिटिश रूल से, तो उस समय इंडस्ट्री में दो प्रकार की पॉलिसी चलती थी। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों ने मशीनों का आविष्कार कर लिया था, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, जो वो भारत से ले जाते थे। फिर उसी रॉ मटेरियल से वस्तु तैयार करके वो भारत में बेचा करते थे। इस प्रकार दोनों रूप से जो ब्रिटिशर हैं उनको ही दोनों तरीके से बेनिफिट होता था। यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, फिर उसी रॉ मटेरियल को तैयार करके भारत में बेचा। तो ड्यूल पॉलिसी थी, ये दो प्रकार की पॉलिसी थी, जिसका बेनिफिट इंग्लैंड को ही मिला। लैक ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या आज़ादी के समय भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, इनकी संख्या बहुत ही कम थी, क्योंकि इकोनॉमी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल बहुत ही कम था। इसलिए इंडस्ट्रियल सिचुएशन उस समय भारत में अच्छी नहीं थी, बड़े बड़े उद्योग की संख्या कम थी। फॉरेन कैपिटल इन द इंडस्ट्री, आज़ादी के समय जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं वो सेटअप की गई थी, उसमें भारत के लोगों का इन्वेस्टमेंट कम था। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इंग्लैंड, फॉरेन कंट्रीज का था, जिसकी वजह से जो बेनिफिट है वो भी उन्हीं को मिलता था, भारत के लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बताइए कि भारत में जो सेकेंडरी सेक्टर है, एसएसआई, जहां हाथों से चीजों को बनाया जाता है, उसके खत्म होने के रीजन क्या थी। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अंग्रेजों की जो टैरिफ पॉलिसी थी वो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी, भेदभाव वाली नीति थी। ब्रिटिश जो है वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल पे, जो रॉ मटेरियल यहां से इंग्लैंड जाता था उस पर टैक्स कम लगाते थे, और इंपोर्ट ड्यूटी भी बहुत कम थी। जब वो अपना तैयार बना हुआ माल भारत में बेचते थे तब भी टैक्स कम लगता था। तो और जब भारत के लोग फिनिश्ड गुड्स विदेशों से खरीदते थे तो उस पर भी टैक्स कम लगता था। लेकिन जब भारत के लोग अपने फिनिश्ड गुड्स बेचते थे तो उस समय अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे। तो ब्रिटेन प्रोडक्ट जो है भारत में बहुत सस्ते हो गए थे और हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, जो भारत से गुड्स जो है एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिसकी वजह से भारत के जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो गई थी और एसएसआई जो है खत्म हो गए थे। डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स, अंग्रेजों ने क्या किया, जो राजा महाराजाओं का शासन था उसे खत्म कर दिया। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, एसएसआई को प्रोटेक्ट करते थे, छोटे व्यापारियों की सुरक्षा करते थे और उनको हेल्प देते थे और उनसे बहुत सारी चीजें परचेज कर लेते थे। अंग्रेजों ने इनको खत्म कर दिया, जिसकी वजह से भी एसएसआई फिनिश हो गया। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, जब अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बनी हुई चीजों को भारत में बेचा तो उसके साथ जो छोटे व्यापारी हैं एसएसआई, वो कंपटीशन नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रिटेन में बनी हुई चीजें सस्ती और अच्छी होती थी। तो ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट बहुत वेरी चीप एंड गुड क्वालिटी, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स थे उनकी डिमांड भारत में कम हो गई थी और इसकी वजह से जो इंडियन क्राफ्ट्समैन है, हाथों से जो चीजों को बनाते थे, उन्होंने अपने एंटरप्राइजेस को बंद कर दिया था। चौथा है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। तो भारत में रेलवे ट्रैक और रेलवे को जो इंट्रोड्यूस किया वो अंग्रेजों ने किया। पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली 1852 में, और जो पैसेंजर ट्रेन है उसने 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1853 में, अप्रैल 16 को। तो बच्चों, ब्रिटिश ने भारत में रेलवे ट्रैक बिछाए ताकि उनका प्रोडक्ट भारत के हर कोने में पहुंच सके, जिसकी वजह से इंडियन जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कम हो गई और फिर जो है एसएसआई को अपनी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ी। फॉरेन ट्रेड के बारे में बताएंगे हम लोग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। बताइए, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार, उसकी कंडीशन क्या थी फॉरेन ट्रेड की।
वस्तु और सेवाओं को विदेशों को बेचना फॉरेन ट्रेड कहलाता है। भारत जो है, भारत का जो फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन है वो सही नहीं थी जब हमें आज़ादी मिली। तो कैसे सही नहीं थी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग में। पहला, लिमिटेड ट्रेड। आज़ादी के समय भारत का विदेशी व्यापार बहुत ही कम था। ये केवल 1947 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के दोनों जो है 721 करोड़ था, जो आज के कंपैरेटिवली बहुत ही कम था। दूसरा, एक्सपोर्ट्स। जब हमें आज़ादी मिली या जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे उसमें रॉ मटेरियल सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, इंडिगो, शुगर, टी, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट्स अगर हम देखें, विदेशों से परचेसिंग, तो मशीनरी हम विदेशों से खरीदते थे, पेट्रोल डीजल आज भी खरीदते हैं, पहले हम ज़्यादा खरीदते थे जब हमें आज़ादी मिली। लिमिटेड एरियाज। भारत का विदेशी व्यापार उस समय कुछ लिमिटेड कंट्रीज के साथ ही था। 50% हमारा फॉरेन ट्रेड इंग्लैंड के साथ होता था, या जो देश कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे थे, कॉमनवेल्थ नेशंस, उन देशों को कहा जाता है जो जहां कभी ना कभी अंग्रेजों का शासन रहा था। तो भारत का व्यापार, विदेशी व्यापार उस समय इंग्लैंड के साथ और जो कॉमनवेल्थ नेशन है उनके साथ होता था। स्वेज कैनाल। पहले जब इंग्लैंड से भारत माल लाया या भेजा जाता था तो ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, इतना घूम के आना पड़ता था। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि इस वाले सागर को, अटलांटिक ओशियंस को इंडियन ओशियन से मिलाने के लिए स्वेज कैनाल बनाई। तो बाद में ये पूरा डिस्टेंस जो इतना बड़ा था, ये डिस्टेंस कम हो गया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, जिससे भारत से बहुत तेजी से चीजें बाहर इंग्लैंड जाने लगी और इंग्लैंड से बहुत तेजी से माल भारत आने लगा स्वेज कैनाल की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा जिससे एसएसआई खत्म हो गए थे और फॉरेन ट्रेड बढ़ गया था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने से जो भी पैसा आता था, उस पैसे को अंग्रेज लोग अपने मिलिट्री फोर्स में लगाते थे और अपने खर्चे और अपने ऑफिसर को सैलरी देने में लगाते थे। उस बेनिफिट का यूज भारत के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जाता था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। बताइए, जब हमें आजादी मिली या जब भारत में ब्रिटिश रूल था, उस समय भारत का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसकी कंडीशन क्या थी? बैकवर्ड इकोनॉमी की वजह से डेमोग्राफिक प्रोफाइल सही नहीं था आजादी के समय, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कैसे सही नहीं था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल तक के बच्चे जो मर जाते हैं उन्हें कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं और 1 साल में 218 मर गए तो हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 218 है। तो 218 था ये, जो बहुत ही ज्यादा था अगर हम और देशों के साथ कंपेयर करें और आज के साथ कंपेयर करें। तो 1000 बच्चे पैदा होते थे और 1 साल के अंदर 218 बच्चे मर जाते थे, तो ये बहुत ज्यादा था। बर्थ एंड डेथ रेट सेकंड नंबर है। बच्चों, जब हमें आज़ादी मिली उस समय बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में थी। इट वाज 48 एंड 45 पर 1000, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी दिखाई देती थी। डेथ रेट, बर्थ रेट दोनों ही ज़्यादा था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले लोग कम साल तक जीते थे आज के कंपेरेटिवली। पहले की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो थी 32 ईयर्स। 1000 आदमी पहले जब मरते थे तो उनकी एज को जोड़ा जाता था जिस एज में वो मरते थे और 1000 से डिवाइड किया जाता था, तो ये 32 ईयर्स आता था। तो आज के कंपेरेटिवली पहले लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कम थी। लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, जितने आज अनपढ़ लोग हैं उतने पहले पढ़े लिखे लोग होते थे। 100 में से केवल 16 आदमी को पढ़ना लिखना आता था। लो बात करेंगे 5th पॉइंट की, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हमें आज़ादी मिली उस समय लोग अपनी इनकम का ज़्यादातर पार्ट रोटी, कपड़ा और मकान पे खर्च करते थे। लाखों लोग भूख से मर जाते थे और झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे।
ये कंडीशन थी जब हमें आज़ादी मिली उस समय की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। वाई 1921 इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बताओ 1921 को भारत में महान विभाजन क्यों कहा जाता है, महान विभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है। बच्चों 1921 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी, हर साल कम होती जाती थी, लेकिन 21 के बाद अभी तक इंडिया की पॉपुलेशन किसी भी साल कम नहीं हुई, हर साल बढ़ते ही गई। तो इसलिए हमने पूरे ड्यूरेशन को दो पार्ट में बांटा है, एक बिफोर 1921, एक आफ्टर 1921। आफ्टर 1921 भारत की पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज हुई, बढ़ती गई, जिसे हम कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, तो डेथ रेट कम होता गया, बर्थ रेट बढ़ता गया। 1921 से पहले बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई था, लेकिन 21 के बाद डेथ रेट कम हो गया, मेडिकल फैसिलिटी आने से, टेक्नोलॉजी आने से, बहुत सारी मेडिसिन आने से डेथ रेट कम हो गया, जिससे हर साल पॉपुलेशन बढ़ती गई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। बताइए जिस समय हमें आज़ादी मिली उस समय भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, उसके बारे में बताइए। बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की, बात करते हैं कम्युनिकेशंस की, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की। तो ब्रिटिश रूल के समय कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए थे, जैसे रेलवे है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ है, इन्हें थोड़ा डेवलप किया गया था। लेकिन ये सारा डेवलपमेंट अंग्रेजों ने अपने खुद के बेनिफिट के लिए किया था। तो देखते हम लोग, सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, तो ज्यादातर लोग जो है अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कॉमर्शलाइजेशन बढ़ा, भारत के किसान अपने जो प्रोड्यूस है उसे दूर जाकर बेच सकते थे मार्केट में। इंडियन जो इंडस्ट्री है उसको भी इसका फायदा मिला, बट जो मोटिव था ब्रिटिश रूल का, जो मेन मोटिव था वो था अपने आप को फायदा पहुंचाना, ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं इंडिया के हर कोने में पहुंचे और हर कोने से रॉ मटेरियल एक जगह सेंटर पे आके इंग्लैंड भेजा जा सके। इसलिए उन्होंने भारत में रेलवे को डेवलप किया। दूसरा, सड़कें बनाई गई। अंग्रेजों ने सड़कें अपने बेनिफिट के लिए बनाई ताकि उनकी आर्मी का मूवमेंट इजीली हो, मिलिट्री जो है, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं इंडियन लोगों को भी हुआ। वाटर ट्रांसपोर्ट, इसको भी बहुत अच्छा बनाया अंग्रेजों ने। तो इंडियन शिपिंग जो कंपनीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था बाहर की कंपनियों से। तो मेन पर्पज जिसके लिए ये था कि अंग्रेज जो है भारत का शोषण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने खुद की जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको लगाया। कम्युनिकेशन, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आज के पोस्टल सिस्टम जो है, जो मॉडर्न है, ये स्टार्ट हुआ था 1837 में। तो टेलीकम्युनिकेशन में बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में 1857 में टेलीग्राफ जो लाइंस हैं उनको डेवलप किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। बताइए आज़ादी से पहले या आज़ादी के समय तक भारत का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है कि वर्क फोर्स कौन से सेक्टर में एंगेज है, उसके बारे में बताइए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो वर्क फोर्स है वो किन किन सेक्टरों में कितना डिस्ट्रीब्यूट है। तो बात करेंगे सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। जितने भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, गाँव में रहते हैं, वो सब प्राइमरी सेक्टर है। भारत की जो वर्क फोर्स है उसका ज्यादातर पार्ट, अराउंड 80% वर्क फोर्स प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत ही कम था। इससे पता चलता है कि कितना एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था, कितना पिछड़ा हुआ था। सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो इंडस्ट्री आती हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर, स्टील, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब कुछ आते हैं इसमें। तो वर्क फोर्स 10%, 100 में से 10 जो है वर्क फोर्स इस इंडस्ट्री में इंगेज थी। बात करेंगे तीसरे सेक्टर की, टेरेसरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर आता है इसमें। इस सर्विस सेक्टर में 17% जो लोग थे वर्क फोर्स वो इंगेज था। इसमें बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर आता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। बताइए अंग्रेजों ने भारत का शोषण कैसे किया, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लूटपाट की और यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं
उन्हें कैसे खत्म किया। अंग्रेजी शासन के समय भारत की इकोनॉमी बहुत पिछड़ी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था। उन्होंने भारत को एक रॉ मटेरियल्स का सेंटर बना दिया था। भारत से वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स है वो ले जाते थे इंग्लैंड, और उस पर टैक्स भी लगाते थे। क्योंकि क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, उन्होंने मशीनें डेवलप कर दी थी, जिससे वो बहुत भारी मात्रा में उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल की उनको जरूरत थी। इसका इंडिया के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। दूसरा, जो भी फिनिश्ड गुड्स इंग्लैंड में बनते थे उन्हें बेचने के लिए भारत में लाया जाता था, और उस पर भी टैक्स कम लगाया जाता था। तो ब्रिटिश रूल ने जो है इंडियन इकोनॉमी को सेंटर बना दिया था अपने फिनिश्ड गुड्स बेचने का। जो भी गुड्स इंग्लैंड में तैयार किए जाते थे उन्हें भारत में खरीदा बेचा जाता था, और इसका फायदा भी इंग्लैंड को ही होता था, इसका बेनिफिट। एक्सेस रेंट ऑन लैंड, अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उन्होंने भारत की इकोनॉमी को एज ए रेंट भी एक्सप्लॉइटेड किया। अंग्रेजों ने लैंडलॉर्ड अपॉइंट कर रखे थे किसानों के शोषण के लिए, जो किसानों से बहुत ज़्यादा लगान लेते थे। लगभग 80% जो भी टीलर्स ने, किसानों ने जो भी पैदावार की है उसका 80% जो है रेंट के रूप में जमींदार को चला जाता था। ये एक बहुत बड़ा बिग इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन था किसानों का। एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री, जो भी सरप्लस होता था एक्सपोर्ट करने से, जो भी पैसा कमाते थे ब्रिटिशर, उसे वो अपनी मिलिट्री और अपने ऑफिसर को सैलरी देने में ही पैसा खर्च करते थे। ये भी एक बहुत बड़ा कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन था। डायरेक्ट रॉबरी, जब अंग्रेजों को पता चला कि अब जो है उनका शासन खत्म हो जाएगा भारत से, तो उन्होंने भारत को डायरेक्टली लूटना शुरू कर दिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। बताइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइटेड किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइटेशन किया गया रेंट, लगान, जिसमें अंग्रेजों ने जमींदारों को अपॉइंट कर रखा था और वो 80% जो है लगान वसूल करते थे किसानों से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। बताइए अंग्रेजों ने भारत के इंडस्ट्री को कैसे एक्सप्लॉइटेड किया, किस तरीके से शोषण किया। वही है, बिफोर ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के शासन से पहले एसएसआई की कंडीशन बहुत अच्छी थी। जो भी गुड्स बनाए जाते थे उनका पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस थे और बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बट ब्रिटिश रूल के समय एसएसआई खत्म हो गया था, क्योंकि इंडियन जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड विदेशों में कम हो गई थी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, जिससे वो महंगे हो जाते थे। और डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गई थी, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों की बनी हुई चीज़ें बहुत सस्ती और अच्छी मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए ब्रिटिश रूल के समय भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, उसको कैसे एक्सप्लॉइटेड किया गया। इंडिया फिनिश्ड गुड्स का, ब्रिटेन से जो भी ब्रिटेन में गुड्स बनते थे उसका एक बहुत बड़ा इंपोर्टर था, और रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। अंग्रेजों ने जो टैरिफ पॉलिसी, टैक्स लगाने की पॉलिसी जो है बहुत ही भेदभाव वाली थी। अंग्रेज क्या करते थे, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे और फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्ट पे बहुत कम टैक्स लगाते थे, और जब हम फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, उनको बेचते थे, तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। तो ये बहुत बड़ा कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन था इंटरनेशनल ट्रेड का। बताइए आज़ादी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी कंडीशन क्या थी। तो एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय में पूरा बताना है इंडियन इकोनॉमी का। तो कंडीशन ठीक नहीं थी, एक एक करके स्टेप देखेंगे हम लोग। लो प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही कम होता था, जो डिमांड थी उससे कम पैदावार होती थी। नंबर 2, लो पर कैपिटा इनकम, टोटल देश की नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो लो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। आज के कंपैरेटिवली और देशों के कंपैरेटिवली उस समय जो पर कैपिटा इनकम आती थी वो आती थी 20 रुपये पर मंथ, जो बहुत ही कम थी। और इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, डाउन होती जा रही थी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है कि जब डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुक जाता है और कोई ग्रोथ और कोई डेवलपमेंट नहीं होता, तो हम उसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। तो आज़ादी के समय भारत की जो नेशनल इनकम है वो केवल 0.5% के रेट से इंक्रीज हो रही थी, ग्रोथ रेट, जिससे पर कैपिटा इनकम में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था।
बैकवर्डनेस ऑफ द प्रोडक्शन टेक्निक, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था, जो भी खेती की जाती थी या जो इंडस्ट्री में जो मशीनें यूज होती थी बहुत पुरानी थी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम बनी हुई थी। लैंडलॉर्ड सिस्टम था, अंग्रेजों ने जमींदारों का करता था उस समय, वो बहुत ज्यादा शोषण करते थे टेलर्स का, वो एक्चुअल ऑनर होते थे और बहुत बड़ा शेयर वो ले जाते थे किसानों से, 80% से उस समय। 6 पॉइंट, जब हमें आज़ादी मिली उस समय इंडियन इकोनॉमी में जितने भी किसान होते थे वो कर्जे से डूबे हुए होते थे, कर्जा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता था, और इंडस्ट्री की जो संख्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम थी, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स होते थे उसके लिए हम डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पे थी, हम वहां से इंपोर्ट किया करते थे। फॉरेन ट्रेड भी उस समय बहुत सही नहीं था, विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही कम था दोनों। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है, वर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, क्या भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो भी काम किया गया, क्या उसका कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था, क्या उसका फायदा भारत के लोगों को भी हुआ। ब्रिटिश रूलर भारत में आया तो उनका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर जो है उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट भारत के लोगों को भी मिला, जैसे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। पहले किसान, भारत के किसान नहीं जानते थे कि खेती बेचने के लिए भी की जाती है, वो अपने लिए खेती करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर ने उनसे कहा कि वो अपने खेतों में इंडिगो उगाएं, तो इसका बेनिफिट उनको भी मिला, भारत के किसानों को भी मिला, उनकी कुछ इनकम इंक्रीज हुई। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड रोड, अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए रेलवे और सड़कों का निर्माण किया, लेकिन इसका फायदा भारत के लोगों को भी मिला, भारत के लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते थे, कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है तो उसमें भी जो है रेलवे और सड़कों से बचाया जा सकता था। चेंज इन एक्सचेंज सिस्टम, पहले भारत में बार्टर सिस्टम चलता था, लोग जो है आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, लेकिन ब्रिटिश ने इस सिस्टम को बदल दिया करेंसी वाले सिस्टम में, और उन्होंने कुछ नोट भी छापे। चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड था वो बहुत ही बेकार था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको चेंज किया और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भारत में डेवलप किया, काम करने के तरीके।